नमस्कार। SNTGS पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सुपर 30 पार्ट 2 प्रश्नों को लेकर के जो मनी एंड बैंकिंग से संबंधित है लेकर के उपस्थित हैं। पहले पार्ट में आपने 30 प्रश्नों को देखा है जो कि काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और उसके लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। अब हम आगे के प्रश्नों को भी बताएंगे और अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो पिछले वीडियो से संबंधित होगा। उसे आप जरूर हल करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? भारत में जो शेयर बाजार होता है उसको नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। पूंजी निर्गम नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। शॉर्ट में इसे हम सेबी बोलते हैं, जिसका गठन 1988 में हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म होता है इसी का होगा क्या कि प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में इरडा नियमित करता है बैंकिंग व्यवसाय को, बीमा व्यवसाय को, पूंजी बाजार को, अंशों का निर्गमन को। इरडा क्या है? इरडा का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि आप इससे आप समझ जाएंगे इरडा आई से मतलब होता है इंश्योरेंस से, यानी कि बैंकिंग व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, पूंजी बाजार, अंशों का निर्गमन। तो सही जवाब होगा बीमा व्यवसाय। इरडा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है कि क्या होता है, तो इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, AUTHOUR अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना, ध्यान रहे, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कभी कभी इस ये भी प्रश्न पूछता है। एक्चुअरी शब्द संबंधित है बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार में उपयोग में से कोई नहीं। एक्चुअरी शब्द जो होता है यह जो है बीमा से संबंधित है। यह बीमा के जोखिमों का गणना करने के लिए, मापन करने के लिए किया जाता है कि कौन सी बीमा जोखिम भरा है या किसमें जोखिम कम है। लघु अवधि ऋण अवधि है, यानी कि जो इसमें से किसको हम लघु अवधि कहेंगे? 60 टर्म ऋण मानेंगे। अधिकतम 15 माह, 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 2 माह। तो लघु अवधि के लिए अधिकतम 15 माह, वैसे 1 वर्ष के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से 15 माह कह सकते हैं। 1 से जो 3 वर्ष होता है इसे मिड टर्म माने जाते हैं, मध्यावधि माने जाते हैं। और 3 से ऊपर के जो वर्ष के होते हैं उसे हम दीर्घकालिक मानते हैं। निम्न में से कौन एक रेपो का दर को नियमित करता है? रेपो दर होता है जो री परचेज ऑप्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है रेपो रेट, इसको कहते हैं। यह किसके द्वारा नियमित किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है या बनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य बीमा निगम, आयात निर्यात बैंक, सहयोग निधि। तो सही जवाब होगा
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है यह रेपो दर तय किए जाते हैं। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, यानी कि बैंक के द्वारा जो रिजर्व बैंक को उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, ब्याज दर। तो इसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं, जिस पर जो है बैंक रिजर्व बैंक को देता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? अब पिछले वीडियो में हमने पिछला क्वेश्चन जो था उसमें बैंक जो है रिजर्व बैंक को दे रहा था, और इसमें अब रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज दर, उलट रेपो दर, बैंक दर या रेपो दर। तो सही जवाब होगा रेपो दर। रेपो दर जो है एक अल्पावधि ऋण व्यवस्था है जो जो रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया जाता है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए में भी प्रयोग किया जाता है। अगर रेपो दर बढ़ा दिया जाएगा तो उससे मुद्रास्फीति नियंत्रित किया जाता है। निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर और एसएलआर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या नहीं निर्धारित किया जाता है? बैंक दर किया ही जाता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं यह भी होता है, पीएलआर और ये एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये पीआर प्राइम लेंडिंग रेशियो रेट। तो इसमें जो है क्या प्रश्न है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है वह है पीएलआर। बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर ये तीनों के तीनों जो है आरबीआई के द्वारा होते हैं, जबकि इसको जो बैंक होते हैं अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को, अच्छे ग्राहकों को एक मतलब कि एक कम ब्याज पर जो सामान्य ब्याज से भी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसे हम कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। ये कमर्शियल बैंकों के द्वारा, अन्य बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट का नियम और पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह 1972 में, भारतीय स्टेट बैंक 1955, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 और ये जो हुआ था 1951 से 1956। तो इस हिसाब से सही जवाब होगा बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम 1949। भारत सरकार सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो जो सहकारी साख समितियों का जो ढांचा होता है वह त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तरों पे नियंत्रित होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो वाणिज्यिक बैंकों का जो बचत खाते पर जो ब्याज देते हैं वह इनका निजी मामला रहता है, वह अपने स्वयं के द्वारा होता है, वह किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन जो है डी होगा। और भारतीय बैंक संघ जो है, हालांकि एक चीज यह इम्पोर्टेंट है कि वाणिज्यिक बैंकों का जो ब्याज दर जो बचत खातों पर दिया लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बेसल सेकेंड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? नागर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से,
किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। तो इसका सही जवाब होगा डी। यह जो होता है इसके जो जो बेशल नामक शहर है वहां पे एक समझौता हुआ था जिसमें यह माना गया था कि एक जो बैंक के पास पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है, इतना न्यूनतम पूंजी होना जरूरी है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? यानी कि यह कौन सी संस्थाएं हैं जो दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन उपलब्ध कराती है? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सभी बैंक इंडस्ट्री से संबंधित है। इसमें जो पहला है अक्षर इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फंड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी होगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधारों से, कर रचना सुधारों से, बैंकिंग संरचना सुधारों से, नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरसिम्हन समिति, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह बैंकिंग संरचना से संबंधित है। निम्न में से एक सन्निकट मुद्रा नहीं है, नहीं बताना है, जिसको हम नियर मनी भी कहते हैं, जिसे हम नियर मनी कहते हैं। नियर मनी यानी कभी कभी मनी के रूप में यूज किया जा सकता है, हालांकि सर्वग्राह्य नहीं होता है, यानी सभी विशेषताएं तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी इसको हम मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार के कोषागार विपत्र जो ट्रेजरी बिल है, कंपनियों के शेयर, बॉन्ड एवं डिवेंचर्स, सेविंग सर्टिफिकेट। तो इनमें से कौन नहीं है? तो हम शेयर को इसके अंतर्गत नहीं मानते, शेयर का कोई वो नहीं होता, लेकिन ट्रेजरी बिल, बॉन्ड या डिवेंचर और सेविंग सर्टिफिकेट जितने भी होंगे, जितने भी आपने सेविंग सर्टिफिकेट रखे होंगे, ये सब को हम मुद्रा के रूप में, नियर मुद्रा के रूप में मानते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, बैंक में बचत खाता से, बैंक में चालू खाते से। तो स्मार्ट मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी का मतलब होता है आपके पास अगर बचत में जमा नहीं भी है, पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे को खर्च कर सकते हैं। इसके लिए जमा होना बहुत जरूरी नहीं है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा को, क्रेडिट कार्ड को, डिस्काउंट कूपन को, शेयर को। तो प्लास्टिक मनी के रूप में हम क्रेडिट कार्ड को कहेंगे, क्रेडिट कार्ड को भी कहेंगे, और डेबिट कार्ड को भी हम डेबिट कार्ड को भी हम प्लास्टिक मनी कह सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, वाणिज्य बैंक के द्वारा और उपरोक्त सभी से। तो मुद्रा की पूर्ति जो है सरकार के द्वारा भी होती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा भी होती है, वाणिज्य बैंक के द्वारा जो साख निर्माण करके किया जाता है, वह एक प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को ही बढ़ाता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसके जवाब हो जाएंगे। मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति क्या है? सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, करेंसी तथा मांग जमा राशियां, परिचालन में मुद्रा की मात्रा, केंद्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा। जो प्रभावकारी, जो इफेक्टिव होती हैं, वह मुद्रा मानी जाती है आपका परिचालन में मुद्रा का की मात्रा, जो सर्कुलेशन में आई होती है, जो सर्कुलेशन में मुद्रा आती है, उनका ही प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा परिचालन में मुद्रा की मात्रा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात जिसको हम क्या कहते हैं, CRR कहते हैं, CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है, तो इसका शाख सीजन पर प्रभाव पड़े होगा। वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं और अन्य प्रभाव। तो अगर CRR कम किया जाता है तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा नगद जो है ज्यादा हो जाएंगी। नगद जब ज्यादा होंगे तो उससे साख निर्माण में वृद्धि हो जाएगी। सही जवाब इसका वृद्धि होगा। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऊंची कीमतें, कीमत निर्देशांक में वृद्धि,
मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो सही जवाब इसका होगा मुद्रा प्रसार का ऊंची कीमतें। जब कीमत ऊंची हो जाती है तो मुद्रा प्रसार माना जाता है। मुद्रा प्रसार का मतलब होता है मुद्रा का वैल्यू घट जाना, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाना, और इस प्रकार से जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो ऊंची हो जाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकता है? सभी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बढ़ी हुई गति, लोक वितरण प्रणाली को अधिक सरल बनाना, निर्यातोन्मुख रणनीति का पालन करना, बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। यदि अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वह होता है बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करके हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे अनावश्यक मुद्रा मार्केट में नहीं आती, जिससे डिमांड नहीं बढ़ता, मांग नहीं बढ़ता, और मांग नहीं बढ़ता है तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। एमोन में क्या सम्मिलित नहीं है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, बैंकों के पास काल जमा राशियां, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां। तो जो एमोन होता है, एमोन इक्वल टू होता है सी प्लस डी डी प्लस ओडी होता है। यानी कि सी मतलब कैश हो गया, डीडी मतलब कि बैंकों के पास जो मांग जमा राशि होती है, ओडी का मतलब होता है बैंक माने रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन जो है काल जमा नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। M3 से क्या अभिप्राय है? नगद मुद्रा था मांग जमा राशियां, नगद मुद्रा था बैंकों के पास मांग व मियादी जमा, छूट गया है यहाँ पे मियादी जमा। नगद मुद्रा मांग जमा राशियां तथा डाक बचत खातों में जमा राशियां, नगद मुद्रा बैंक जमा राशियां तथा कुल डाक घर जमा राशियां। तो इसका सही जवाब होगा बी। बी में जैसे M3 इक्वल टू होता है एक्चुअली M1 प्लस जो टाइम डिपॉजिट होता है, जिसको हम FD भी कह सकते हैं, ये जमा होता है। अब M1 हम ऊपर देखे हैं कि उसमें नगद और बैंकों के पास जो जमा होती है वो होता है प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी जहां पे मियादी जमा या समय जमा होता है जिसको FD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं, इसको हम शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार से M3 में ये तीनों चीजें होती हैं। व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा होता है? M1, M2, M3, M4। तो व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी को हम जो है M3 को मानते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे M1 जो होता है इसको हम जो इसमें ये जो होता है इसमें C प्लस डी डी प्लस ओडी होता है, और M2 में M1 प्लस, ऐसे समझिए, M1 इक्वल टू होता है C प्लस डी डी प्लस ओडी, और M2 इक्वल टू होता है M1 प्लस डाक घर जमा, और M3 बराबर होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और M4 इक्वल टू होता है M3 प्लस डाकघर जमा, पोस्ट ऑफिस PD हम इसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। लेकिन इसमें जो बृहद मुद्रा होती है इसको M3 इसलिए माना जाता है कि भारत के संदर्भ में जो PD है वह अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा हो जाता है, इसलिए M4 का वैल्यू जो होता है अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यानी कि M3 मान लीजिए कि जैसे M3 जो है आपका 300 है, और यहाँ पे जो PD है मान लीजिए 100 रुपये का बचत हो रहा है, जमा हो रहा है, और उसमें जो इस पर जो खर्च आ रहा है वह 120 रुपया का आ रहा है। इस प्रकार से कुल PD जो है 20 रुपया हो जाएगा, यानी कि 20 रुपया की कमी हो जाएगी, और इस प्रकार से ये 200
₹80 हो जाएगा, इसलिए इसको M4 को न मान करके M3 को मानते हैं। और M1 को हाई पावर्ड मनी कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहा जाता है, तो M1 को कहा जाता है, जिसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी M1 को कहते हैं, इसको व्यापक मुद्रा कहते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्यों से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? स्थिरता के साथ विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, जो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है वह पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रितवाद, उपयोग सभी। तो ये इसमें होगा मिश्रितवाद। मिश्रितवाद में स्थिरता के साथ विकास माना जाता है। पूंजीवाद में स्थिरता नहीं, उसमें विकास बहुत अधिक होता है, वृद्धि दर ज्यादा होता है, वृद्धि को ही महत्व माना जाता है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बैंक, कीमतें, आर्थिक विधान, श्रमिक संघ। तो सही जवाब होगा इसका कीमतें। देखिए, बाजार के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वह है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह क्रेता और विक्रेता। क्रेता विक्रेता का होना बाजार के लिए बहुत जरूरी है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है कीमतें। कीमत अगर ना हो तो फिर बाजार का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ स्वीडन, बैंक ऑफ स्पेन। तो इसका सही जवाब होगा, वैसे कंफ्यूजन वाला प्रश्न है लेकिन फिर भी इसका जवाब सही मामलों में बैंक ऑफ इंग्लैंड होगा, क्योंकि यह आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1664 में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ही किया गया, जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। केंद्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मौद्रिक नियंत्रण, लाभोपार्जन, मुद्रा निर्गमन, संपूर्ण देश का हित। तो सिद्धांत नहीं हमको बताना है, तो इसमें जवाब होगा लाभोपार्जन। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य जो है नियंत्रण करना है, मौद्रिक नियंत्रण करना है, मुद्रा का निर्गमन करना है। और उनका उद्देश्य होता है कि भारत ही नहीं, जो जिस देश का भी केंद्रीय बैंक हो उसका उद्देश्य होता है कि देश में अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में, जो मुद्रास्फीति है वो स्थिर अवस्था में हो करके स्थिरता के साथ जो है विकास करे। इस प्रकार से उनका मेन जो उद्देश्य होता है वह देश हित होता है, और लेकिन उनका मोटिव जो है लाभोपार्जन नहीं होता है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? मुद्रा निर्गमन करना, जनता से जमा स्वीकार करना, सरकार का बैंकिंग कार्य करना, अंतिम ऋणदाता का कार्य करना। तो जो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, इसमें निर्गमन करना होता ही है, जमा स्वीकार करना नहीं होता है। यह काम बैंकों का होता है, अन्य बैंकों का होता है, व्यापारिक बैंकों का होता है या अन्य बैंकों का होता है। सरकार के बैंकिंग के रूप में कार्य करती है, ऋणदाता के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों को देखा। अब आपके लिए एक प्रश्न हम पूछते हैं, जिसका कमेंट्स में जरूर आप दीजिएगा, जैसे, और इसका जवाब जो है आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 85 करोड़ का, ऑप्शन बी है 115 करोड़ का, ऑप्शन सी है 200 करोड़ का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।